हुसैन सेठ की वजह मैं खुशामदीद लेना। खबर यह है कि 9 मई के 20 मुल्ज़मान को सजा मिल गई है और फौजी अदालतों की तरफ से फैसले भी जारी कर दिए गए हैं और इन फैसलों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से तौसीक भी कर दी गई है। खबर यह भी है जनाब कि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात का बीज बो दिया गया है और इस मर्तबा अगले सियासी इंतखाबात के अंदर एक नई सियासी जमाती जो है वो किंग्स पार्टी के तौर पर सामने आ रही है और इसके बारे में इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि इस जमात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इस वक्त इमरान खान की जमात में मौजूद एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा किरदार इसके अंदर शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि एक और नई किंग्स पार्टी मुमकिन तौर पर वजूद में आ रही है। खबर यह भी है जनाब कि इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया गया है और इस रेफरेंस में जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर इस बात का इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने फौज के खिलाफ सियासी जो है वो मुहिम चलाई और फौज के खिलाफ इस मुहिम को चलाने के लिए साथी जजेस को इस्तेमाल किया और उनके कंधे के ऊपर जो है ना रख कर बंदूक चलाई और सियासी एजेंडे की तकमील की। और खबर यह भी है जनाब के मारूफ एंकर पर्सन और मारूफ यूट्यूबर जनाब इमरान रियाज खान को एक मर्तबा फिर इस बात का खतरा लाहक हो गया है कि उनको जान से मार दिया जाएगा और उन्हें यकीन है कि उनको जान से मारने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सुपारी दी गई है और ये जो सुपारी है इसके लिए उनका ये मानना है कि फील्डिंग सेट कर दी गई है अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों के अंदर कुछ नई गहमा गहमी होने जा रही है और खास तौर पर मारूफ एंकर पर्सन जनाब फहद शहबाज खान साहब ने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग के अंदर उन्होंने एक मुलाकात का हवाला दिया था लेकिन उन्होंने इमरान रियाज खान साहब का नाम लिए बगैर इस बात का जिक्र किया कि उनकी एक पाकिस्तान के एक ऐसे जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात हुई है जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मारूफ जर्नलिस्ट हैं और एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके पास अंदर की खबर भी होती है और उस जर्नलिस्ट ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि जनाब उनको जान से मारने की फील्डिंग को न सिर्फ सेट कर दिया गया है बल्कि पाकिस्तान की एक आला तरीन शख्सियत जो सियासत से ताल्लुक रखती है और पंजाब जैसे बड़े सूबे में इस वक्त वो मौजूद है उसने इमरान रियाज खान साहब को जान से मारने के लिए मुबैना तौर पर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है। अब ये उन्होंने वीलॉग कर दिया, ये उनके वीलॉग्स की मैं आपको समरी बता दूं जनाब फहद शहबाज खान साहब की, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि यार लोग तो फिर एकदम ठंडे होके नहीं बैठते। उन यार लोगों ने एक वीडियो को तलाश किया, वो वीडियो हालिया दिनों के अंदर एक तकरीब की है जिसमें जनाब मोहतरम फहद शहबाज खान साहब मौजूद हैं और उनके साथ जनाब इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं और वो दोनों नुक्कड़ में लग कर कुछ जो है ना वो जिसे हम कह सकते हैं कि हल्की हल्की सी गुफ्तगू कर रहे हैं, काना फूसी कर रहे हैं और इससे लग रहा है जैसे कोई राज की बातें हैं जो ये दोनों हजरात एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और मुमकिन तौर पर इस वीडियो के सामने आने के बाद इस बात का इम्कान लग रहा है कि ये वही मुलाकात है जिसमें इमरान रियाज साहब की तरफ से जनाब फहद साहब को इस बारे में आगाह किया गया कि जनाब उनको जान का खतरा लाहक है। और उसके बाद जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया और आरिफ हमीद भट्टी साहब के बाद मेहर शराफत साहब जिनकी इलेक्शन कैंपेन को जनाब इमरान रियाज साहब चलाते रहे हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट के अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब इमरान रियाज खान साहब ही वो हदफ हैं जिनके बारे में जनाब फहद की तरफ से इशारा किया गया और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी इसी हवाले से जिक्र किया। अलबत्ता मेहर शराफत साहब ने इससे जरा थोड़ा सा आगे बढ़कर जिक्र किया और उनका ये कहना था कि चकवाल में जो इमरान रियाज साहब का फार्म हाउस है जिसके बारे में बड़ी कहानियां मशहूर हैं कि जनाब वो कौड़ियों के भाव मोल लिया गया, फिर वहां पर एक झील का जिक्र किया जाता है, उस झील के हवाले से कुछ जो है वो कहानियां सुनाई जाती हैं, फिर बताया जाता है कि जनाब करोड़ों रुपए की लागत से वहां पर एक फ्लोटिंग ड्राइंग रूम बनाया गया है जो बहुत ही ज्यादा दिल फरेब मंजर पेश करते हैं। इस तरह की वो कहानियां इसमें उन्होंने बताई हैं। अलबत्ता मेहर शराफत साहब का ये मानना है कि वो फार्म हाउस जो चकवाल में मौजूद है उसके इर्द गिर्द उन्होंने कुछ मशकूक लोगों को देखा है जो जिनका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है और इस बात का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है कि ये वो फील्डिंग है जिसका जिक्र जनाब इमरान रियाज साहब की तरफ से किया गया। अब चूंकि इस बात का आगाज फहद साहब की तरफ से किया गया, फहद साहब ने जराए का जिक्र किया और उनका कि जनाब इस बात का इंकशाफ हुआ है, तो अब मेरा ये ख्याल है कि एक आदमी वो नोन है या अननोन है, वो एक जर्नलिस्ट है ये जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन एक शहरी तो है पाकिस्तान का। और अगर उस पाकिस्तान के शहरी को इस बात का खतरा लाहक है कि हुक्मरान वक्त
उसकी जान के दर पे हैं, तो ये एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक और अरशद शरीफ शहीद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा बेहतर ये है कि फहद शहबाज साहब से तहकीकात का आगाज किया जाए और उसके लिए एक GIT बनाई जाए और GIT जनाब फहद शहबाज साहब को तलब करे और उनसे पूछे कि जनाब आपके पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, और फिर उसके बाद इस लिंक के साथ लिंक को जोड़ते हुए पता चलाया जाए कि जनाब ये एक जो है एक और सियासी हमला है जिस तरीके से माजी में किया गया, या इमरान रियाज साहब की तरफ से, चूंकि वो झूठ उनकी तरफ भी फेक न्यूज इसका बड़ा लंबा चौड़ी उनका भी खाता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये जान का इशू है लिहाजा इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि लिंक से लिंक जोड़कर, कड़ी से कड़ी जोड़कर इस बात का अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि जनाब हकीकत क्या है और फसाना क्या है, और अगर उनका इल्जाम दुरुस्त है तो चाहे मरियम नवाज है, चाहे मरियम नवाज के वालिद साहब है, किसकी तरफ से भी इस तरह की कोई भी चीज है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। और अगर इमरान रियाज साहब ने इस एक मरतबा फिर फेक न्यूज फैलाई है, प्रोपेगेंडा किया है, तो फिर इमरान रियाज में पायन ऐसे था तोड़ना चाहिए जो तो बाहर ना निकल सके। इस तरह की सिचुएशन के अंदर यही एक तरीकाकार है जिस पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा मामला जिस तरह मैंने आपसे खबर का जिक्र किया वो है जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस वक्त एक हॉट केक बन चुके हैं, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोला है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि सिटिंग जजेस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक जजेस कन्वेंशन बुलाने का इरादा जाहिर किया, ख्वाहिश जाहिर की, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जजेस कन्वेंशन बुलाकर इदारे के अंदर फौज की मुदाखलत के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए और ये बताया जाए इसके हवाले से कोई ज़ाब्ता इखलाक का तयन किया जाए कि अगर कल कलाम को किसी भी जज के पास इस तरह का मामला आता है या उसके नोटिस में इस तरह की चीज आती है कि जनाब अदलिया के ऊपर या उसकी अदालत के ऊपर असर अंदाज होने की कोई भी किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है तो वो उसका तदारुक कर सके। अब ये जो जिस बात का मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, ये रेफरेंस फाइल किया गया है एक और ये तीसरा रेफरेंस है जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ हालिया इश्यूज के सामने आने के बाद। अच्छा, इस जो रेफरेंस है इसके अंदर एक नुकता बहुत ही ज्यादा अहमियत का मिला जो मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूं, आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसका तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बात कही गई है दैट मिस्टर मोहसिन अख्तर कियानी, लर्नड जज, Islamabad High Court, Islamabad has waged a war against the forces of Pakistan in a planned manner by inducing and convincing other judges of high courts by calling a judicial commission and come forward with entire state agenda. The action of the learned judges Islamabad High Court Islamabad is not initiated in good faith, and he is facing references questioning his integrity and conduct as a judge. Mr. Justice Mohsen Akhtar Kiani, by using the shoulder of social media and anti-state elements. यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये जो इशू रेज किया है अदलिया में मुदाखलत का, इसके जरिए इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को मलाइन करने की कोशिश की है और इस मकसद के लिए उन्होंने साथी जजेस का सहारा लिया है, उनको कन्विंस किया है या उनको इस बात पर कायल किया है कि वो उनके साथ आकर खड़े हों, और इस मकसद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का कंधा इस्तेमाल किया। और ये इल्जाम बहुत ही ज्यादा मानीखेज है इस वजह से कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस बात की मिसाल नहीं मिलती कि ये जो रेफरेंस है उसमें इस तरह के इल्जामात आयद किए जाए। माजी में रेफरेंसेस फाइल हुए हैं जजेस के खिलाफ, लेकिन अमूमी तौर पर वो मिसकंडक्ट के हुए हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के हुए हैं। ये पहली मर्तबा है कि रेफरेंस इस वजह से फाइल किया गया कि जज साहब ने अपने मौक़िफ़ पर साथी जजेस को न सिर्फ कायल किया बल्कि उनको इस हवाले से सोशल मीडिया से सपोर्ट भी मिली। इसका मतलब ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से जो चीज उठाई गई है या जो नुक्ता उनकी तरफ से सामने लाया गया है उस पर यार लोगों को कुछ और ही ज्यादा जो है वो शायद उनको इससे जक पहुंची है और कुछ बात शायद उन्होंने कुछ ज्यादा सीरियस ले ली है, अगरचे इसके अंदर कुछ ज्यादा सीरियस लेने वाला मामला था नहीं। अब अगर इसका मतलब ये है कि जनाब जजेस की तरफ से कोई किसी मामले के ऊपर
किसी राय का इजहार किया गया है, खदशात का इजहार किया गया है, या इस बात का इजहार किया गया है कि उनके काम में मुदाखलत की गई है, तो बजाय इसके कि उसकी तहकीकात की जाए, अगर हम बॉल को स्पिन करना शुरू करेंगे तो शायद ये एक मुनासिब अमल नहीं। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब है। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी कदावर शख्सियत भी रह चुके हैं, और उनकी तरफ से एक नई सियासी पार्टी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी कर लिया गया है। और आज इस नई सियासी पार्टी की दागमेल डालने के लिए जो मुतलका दस्तावेज़ात हैं वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से बनफ़्स नफीस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर जमा कराई गई, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि वंस मोर कि एक और किंग्स पार्टी इस वक्त तैयारी के मराहल में है, और मुमकिन तौर पर अगले इंतखाबात में ये किंग्स पार्टी मैदान में उतरने के लिए तैयार होगी। लेकिन सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई ये वाली किंग्स पार्टी ऐसा कौन सा तीर चला लेगी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं चला सकी, जो तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस नहीं चला सकी, जो जनाब बाप नहीं चला सकी, जो MQM नहीं चला सकी, या जो है वो मुस्लिम लीग काफ नहीं चला सकी। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगी जहाँ पर जो अपने साथ नज़रिए की बुनियाद पर लोगों को जोड़ सकेंगे। मुस्लिम लीग नून से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद ये एक हकीकत है कि इन सियासी जमातों के साथ हमदर्दी रखने वाले और इन तमाम सियासी जमातों के साथ मुखालफत रखने वालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इनकी लीडरशिप के ऊपर लोगों पर या उनकी पार्टी कारकुनों का जो एतमाद है वो अनशेकेबल है। अभी तक किसी भी मौके पर पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके कारकुनान या उनके जाले वाबस्ता है, उनका जो एतमाद है वो पीपल्स पार्टी से ख़त्म नहीं हुआ। वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनका इमरान खान के ऊपर एतमाद ख़त्म नहीं हुआ, बावजूद इसके कि इमरान खान की पार्टी को इन इंतखाबात में बिल्कुल आइसोलेट किया गया, बावजूद इसके कि इमरान खान की जमात से दर्जनों सियासी कारकुनान को अलग किया गया, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की जमात से दर्जनों उनके जो टॉप टियर लीडरशिप थे उनको इंतखाबी अमल से भी दूर रखा गया। लेकिन नताइज हमारे सामने हैं कि इस सब के बावजूद के सिंबल नहीं था, कैंपेन नहीं थी, टॉप टियर लीडरशिप नहीं थी, इसके बावजूद भी इमरान खान की जमात कौमी असम्बली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हकीकी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें पीपल ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के अवाम यानी पाकिस्तान की राय दहिंदगान के सामने अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा और उनकी सपोर्ट को हासिल करना होगा। क्योंकि इसके बगैर अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के जितने मर्जी पसंदीदा ही क्यों ना हो, जहांगीर तरीन ही क्यों ना हो, अलीम खान ही क्यों ना हो, इमरान खान ही क्यों ना हो, नवाज शरीफ ही क्यों ना हो, आप जितने मर्जी इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हों, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास या आपकी कॉल पर बंदे बाहर नहीं निकलते, आपकी कॉल के ऊपर जनाब मीनार पाकिस्तान नहीं भरा जाता, आपकी कॉल के ऊपर निश्तर पाक कराची नहीं भरा जाता, आपकी कॉल के ऊपर कासिम बाग मुल्तान नहीं भरा जाता, तो इसका मतलब ये होगा जनाब कि पाकिस्तान की अवाम उस हद तक आपके साथ नहीं है कि आपको ईवान इक़्तिदार तक बिठाया जाए। तो इस सूरत हाल में आप सिर्फ एक स्पॉइलर के तौर पर सामने आ सकते हैं। जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की मिसाल आपके सामने है कि माजी में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सियासतदान तसव्वुर होने वाले, किंग मेकर तसव्वुर होने वाले, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा तसव्वुर किए जाने वाले चौधरी निसार अली खान साहब मुसलसल दूसरा इलेक्शन ना सिर्फ हार चुके हैं बल्कि अब उनकी सियासत के आगे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है। तो इसका मतलब ये है कि सियासत अवाम के कंधों के ऊपर ही हो सकती है, किसी और ताकत से नहीं। लिहाजा वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नई सियासी जमात की ज़रूरत है और जनाब लोग इस वक्त हर एक सियासी जमात से बिल्कुल लाताल्लुक होकर खड़े हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जनाब कोई एक ऐसा मोजरा हो जाए, कोई एक ऐसा सियासतदान आ जाए तो जनाब हम फटाफट उसकी जमात में शामिल होंगे और पाकिस्तान की टेबल टर्न हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सुपरा हाइब्रिड मॉडल
काम कर रहा है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट बनफ़्से नफीस काम कर रही है और हुकूमत सिर्फ एक दिखावे की है, वज़ीर आज़म सिर्फ एक दिखावे का है। हकीकत के अंदर तमाम फैसले जो है वो किसी और जगह पर हो रहे हैं, कुछ और लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, कुछ और शख्सियात सामने आकर काम कर रही हैं। लिहाजा इस मौके पर इन हालात के अंदर एक नई सियासी जमात, मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले इंतखाबात तक कोई जगह बना सके या वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आते। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब सियासी तकसीम इस हद तक आगे बढ़ चुकी हो कि कोई किसी की बात पर कान धरने पर भी आमादा ना हो, तो इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बनती। और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर इमरान खान साहब की जमात और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हैं और दोनों अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर धींगा मुश्ती में भी इजाफा होगा, खींचातानी में भी इजाफा होगा। और वो जिक्र जो मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी 9 मई के 20 मुल्ज़मान को सज़ा, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है जनाब कि पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में मज़ीद हंगामों का शिकार होगी और इन हंगामों के नतीजे के अंदर जो नताइज हैं वो किसी और तरफ भी निकल सकते हैं। ये एक लिस्ट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लिस्ट उन तमाम अफराद की है जिनके बारे में जो है आज फैसले सादर किए गए हैं फौजी अदालतों की तरफ से। 9 मई के केसेस में, 9 मई के वाक़यात में मजमूई तौर पर 104 अफराद को हिरासत में लिया गया था और उनके केसेस फौजी अदालतों के सुपुर्द किए गए थे। फौजी अदालतों ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया, कुछ मुकदमात के फैसले किए, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फौजी अदालतों को कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त तो दी गई, लेकिन उनको फैसले अनाउंस करने और सज़ाओं पर अमल दरामद करने से रोक दिया गया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही फौजी अदालतों के क़याम को काला दम करार दिया और इन मुकदमात को सिविलियन कोर्ट्स में मुंतकिल करने का ऑर्डर दिया, जिसके खिलाफ भी अपीलें आईं और उन अपीलों के ऊपर अभी भी समाअत जारी है। और उन अपीलों के तहत फौजी अदालतों को जो कम सज़ाएँ हैं वो जारी करने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद ये जो सज़ाएँ जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि 20 मुल्ज़मान को सज़ाएँ दी गई। और ये वो 20 मुल्ज़मान थे जिनके ऊपर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने या इस वाक़यात में जो तोड़ फोड़ की या गिराव झड़ाव की जो वीडियोज़ थी उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इन लोगों में से 8 का ताल्लुक रावलपिंडी से है और 3 का ताल्लुक लाहौर से है, 5 का ताल्लुक गुजरांवाला से है, 3 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर से है और 1 का ताल्लुक मर्दान से है। इसका मतलब ये है कि ये जो 20 अफराद हैं इनको 9 मई के वाक़यात में फ़ौजी अदालतों की तरफ से 1-1 साल की सज़ा सुनाई गई थी और ये तमाम के तमाम लोग 10 महीने 8 दिन तक फ़ौजी अदालतों के तहत सज़ा पाने के बाद ये ज़ेरे हिरासत थे। और इन तमाम लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनमें से दीर से ताल्लुक़ रखने वाले इजाज़ुल हक और मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहज़ेब हैं, जिनको 9 महीने और 29 दिन, 9 महीने और 23 दिन जिनको कैद भुगतना पड़ी। इनके अलावा बाकी तमाम जो भी लोग थे उनको तकरीबन 10-10 माह और 11-11 माह के करीब उनको सज़ाएँ भुगतनी पड़ी, जिसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इन तमाम लोगों पर रहम करते हुए इनकी बाकी मानदा सज़ा को मुआफ़ कर दिया और इन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया या इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया ताकि ये ईद अपने अहले खाना के साथ गुजार सके। और बताया ये जा रहा है कि इन तमाम लोगों की तरफ से इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि वो मुस्तकबिल के अंदर इस तरह की किसी भी सूरत हाल से दूर रहेंगे और वो इदारे के ख़िलाफ़ किसी तरह की किसी भी सरगर्मी के अंदर मुलव्वस नहीं रहेंगे। बज़ाहिर तो ये एक अच्छा इक़दाम है कि 9 मई के में वाक़यात में मुलव्वस अफराद को जो है उनकी कुछ सख्ती जो है वो कम हुई है। 20 लोग जो हैं अपनी सज़ा का 70-80% हिस्सा कंप्लीट करने के बाद रिहा हो गए हैं और ये जो प्रोसेस है इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में शायद जैसे जैसे कोर्ट की तरफ से कुछ और चीज़ें सामने आएंगी
تو اور لوگوں کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی بھی اہم ترین کچھ لوگ فوجی عدالتوں میں سزاؤں کے اعلان کے منتظر ہیں، اور ان میں سے ایسی شخصیات بھی ہیں جو نامور پولیٹیشنز بھی ہیں، اور نامور پولیٹیشنز کے صاحبزادگان یا ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، جس میں حسان نیازی ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے کیسز کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔